हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। आप लोग को पता ही हुआ है कि आपके हिस्ट्री में जो चैप्टर है वो टोटल 15 चैप्टर है। तो इन 15 चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और किस तरह से कंप्लीट करेंगे, तो 3 वीडियो में आप लोगों का ये पूरा चैप्टर जो है 15 चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो में हम लोग कर रहे हैं 1 चैप्टर से लेकर के 5 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। सेकंड वीडियो में करेंगे 5 से लेकर के 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। और थर्ड वीडियो में हम लोग करेंगे इसके 11 चैप्टर से 15 चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं हिस्ट्री के पहला चैप्टर से लेकर के 5 चैप्टर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी प्रश्नों को। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर से। और पहला चैप्टर क्या हमारा, तो इतिहास का पहला चैप्टर है हमारा ईंट, मनके तथा अस्थिया। और इस चैप्टर को हम लोग हड़प्पा सप्ताह के नाम से भी जानते हैं। तो इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सप्ताह की मोहर किस चीज की बनी होती थी। तो हड़प्पा सप्ताह की जो मोहर होती थी वो सेल खड़ी की बनी होती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि बनवाली किस राज्य में स्थित है। तो बनवाली जो है यह हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, बनवाली जो है यह हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल है कहाँ स्थित, तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ये गुजरात में स्थित है लोथल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा संस्कृति आधारित है। तो हड़प्पा संस्कृति जो है वो किस चीज पर आधारित है, तो व्यापार पर आधारित है हड़प्पा संस्कृति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यापार पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सप्ताह के लोग उपासना करते थे। तो हड़प्पा सप्ताह के जो लोग थे वो किसकी उपासना करते थे, तो मात्र देवी की उपासना करते थे हड़प्पा सप्ताह के लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सप्ताह का स्वरूप क्या था। हड़प्पा सप्ताह का जो स्वरूप था वो ग्रामीण स्वरूप था या शहरी स्वरूप था, तो शहरी सप्ताह थी हड़प्पा सप्ताह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हड़प्पा सप्ताह का जो स्वरूप था वो था शहरी सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सप्ताह का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हड़प्पा सप्ताह जो है उसका सबसे बड़ा नगर जो था वो कौन सा था, तो मोहनजोदाड़ो जो था हड़प्पा सप्ताह का सबसे बड़ा नगर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सप्ताह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। हड़प्पा सप्ताह जो था उसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या था, उसका महत्वपूर्ण विशेषता था नगर योजना व वास्तुकला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पा सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उसकी नगर योजना व वास्तुकला। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सप्ताह का प्रशासन था। तो हड़प्पा सप्ताह का जो प्रशासन था वो किस तरह का प्रशासन था, तो नगर पालिका था। हड़प्पा सप्ताह का जो प्रशासन था वो नगर पालिका था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सप्ताह के पतन के क्या कारण थे, यानी कि हड़प्पा सप्ताह के नष्ट होने के कारण क्या क्या थे। तो देखिए पहला कारण था विदेशियों का आक्रमण हड़प्पा सप्ताह पे, प्राकृतिक कारण भी था और मानवीय कारण भी थे, यानी कि लोगों का भी कारण था, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी कारण थे हड़प्पा सप्ताह के पतन के, यानी कि नष्ट होने के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सप्ताह के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाई देता है। तो ये कहां पे दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है हड़प्पा में ही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हड़प्पा सप्ताह के किस स्थल थे, किस स्थल से, तो हड़प्पा सप्ताह के हड़प्पा स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सप्ताह के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। उत्खनन मतलब खुदाई हुआ था। सिंधु घाटी सप्ताह के जितने भी स्थल है उन सभी स्थलों में से सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किस स्थान का उत्खनन हुआ था, यानी कि खुदाई हुआ था, तो हड़प्पा का सबसे पहले उत्खनन हुआ था, यानी कि खुदाई हुआ था सिंधु घाटी सप्ताह में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सप्ताह में गोदी बाड़ा का प्रमाण कहां से मिला है। सिंधु सप्ताह में जो गोदी बाड़ा का प्रमाण मिला है वो कहां से मिला है, तो वो लोथल से मिला है। और लोथल स्थित तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। सिंधु सप्ताह में जो गोदी बाड़ा का प्रमाण मिला है वो लोथल से मिला है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले। ऐसा कौन सा सिंधु स्थल है जहां से कि सूती कपड़े के साक्ष्य मिले, कहां से मिले, तो लोथल से मिले। सिंधु शब्द सूती कपड़ा है ना, अच्छा किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले, तो ये मिला था मोहनजोदाड़ो से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले, तो मोहनजोदाड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप लोग पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग भी पीडीएफ ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, जो लोग इस पीडीएफ को ले चुके हैं वो लोग वीडियो को आगे बढ़ा करके देख सकते हैं अगले क्वेश्चन से। और जो लोग नहीं लिए अभी तक इस पीडीएफ को वो लोग देखिए उनको किस तरह से इस पीडीएफ को लेना है। तो देखिए आपको जो भी सब्जेक्ट हो, आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा या 6 सब्जेक्ट होगा, उन सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। और इस पीडीएफ में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा और चैप्टर वाइज मिलेगा। किस तरह से मिलेगा, तो वो देखिए इस पीडीएफ का जो प्राइस रखे वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखे। 25 रुपये इसीलिए रखे
ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेगा। तो आप लोग भी ले सकते हैं इस पीडीएफ को। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं। इस पीडीएफ को लेना किस तरह से, तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये नंबर आप लोग डालिएगा फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में, नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आप लोग को ये 25 रुपये डाल करके उसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप लोग को भेज देना। और आपका जो भी सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट हो या किसी किसी का 6 सब्जेक्ट भी रहता है, एक्स्ट्रा में एक सब्जेक्ट, तो 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी आपका वो आप लोग बता दीजिएगा और आप लोग को जो इसका सब्जेक्ट पीडीएफ है वो आप लोग को मिल जाएगा। अब पीडीएफ में रहेगा क्या क्या, तो वो देखिए। जैसे अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इसमें देखिए होंगे कि हिस्ट्री का पढ़ा रहे, तो आपका जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट हो या आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हो या कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, किसी का होम साइंस हो सकता है, किसी का म्यूजिक हो सकता है, किसी का इकोनॉमिक्स हो सकता है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देंगे और साथ ही साथ आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे चैप्टर वाइज। जैसे कि पहला चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, वो सब उस पीडीएफ में ऐड कर दें। यानी कि चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेगा। और जो भी आपका सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट का मिलेगा। और पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। 25 रुपये इसीलिए है ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेगा। तो आप लोग भी ले सकते हैं इस पीडीएफ को लेकर के। अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में 99% क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, ये नहीं कि सिर्फ ले लेना है, पढ़ना है नहीं, अगर ले करके अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको देखने को मिलेगा, जितना कि आप लोग सोचे भी नहीं होंगे। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोहनजोदारो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मोहनजोदारो जो है ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदारो जो है किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदारो जो है ये है सिंधी भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन कि लोथल कहाँ स्थित है। लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। ऊपर कई बार आपको बता चुके हैं कि लोथल कहाँ पे स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। प्राचीन इतिहास का निर्माण जो किया गया था वो किया गया था साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेष के आधार पर, यानी कि उपरोक्त सभी आधार पर, इन सभी आधारों पर प्राचीन इतिहास का जो निर्माण है वो किया गया था। जैसे आपका हिस्ट्री जो है ना, आपका जो पूरा हिस्ट्री का बुक है वो 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन भाग है, तो पहला भाग है प्राचीन इतिहास, दूसरा भाग है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा भाग है आधुनिक इतिहास। तो जैसे पहला भाग जो है प्राचीन इतिहास, उसका निर्माण कैसे किया गया था, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी कैसे इकट्ठा करके पुस्तक में लिखा गया था, तो वो लिखा गया था साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के, यानी कि विदेशी यात्री जितने आए थे और उन्होंने जो अपना बुक लिखा था, किताब लिखा था, यात्रा विवरण लिखा था, उनके आधार पर और पुरातात्विक अवशेष के आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी आधारों पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। तो गंदे पानी के निकालने की, यानी कि निकासी मतलब निकालने की समुचित व्यवस्था जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। यानी कि अच्छे ढंग से नाली का निर्माण किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो कालीबंगा जो है ये सरस्वती या फिर घग्गर नदी जो हम कहते हैं उसी के किनारे स्थित है। कहाँ, तो कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, तो लोथल जो था ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे ना उसके 20 से 25% क्वेश्चन आप लोगों को इसी वीडियो से देखने को मिल जाएगा। तो कोई एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे ही नहीं। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को आप लोग को करवाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन 200 300 जितना क्वेश्चन हो, लेकिन उन सभी क्वेश्चन को करवाएंगे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के। और 3 दिन के अंदर आपका पूरा हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा कंप्लीट करवा देंगे। और उसके अगले 3 दिन के बाद क्या करेंगे, उसके अगले 3 दिन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाएंगे हिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5, फिर 6 से 10 और फिर 11 से 15। यानी कि इस तरह से 6 दिन के अंदर आपका पूरा हिस्ट्री जो है वो पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक देख लेते हैं इसमें इस वीडियो को, तब के एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे उसके 20 से 25% क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएगा। चलिए अब करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। सिंधु सभ्यता में जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदारो से मिली है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की जो मूर्ति है वो मोहनजोदारो से मिली है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध जो था वो नहीं था। तो देखिए मेसोपोटामिया के साथ, ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध था, लेकिन सिंधु सभ्यता का चीन के साथ जो था वो व्यापारिक संबंध
संबंध नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासी जो थे यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनके प्रमुख देवता कौन थे? तो पशुपति महादेव जो थे वो सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा वो स्थान है जो कि मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो मोहनजोदारो जो है वो सिंधु घाटी का सभ्यता का एक स्थान है जो कि मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल सिंध के बाग के नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदारो ही इसको याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मृतकों का टीला और सिंध का बाग दोनों नाम से कौन सा ऐसा जगह है जो कि जाना जाता है? तो मोहनजोदारो ही जाना जाता है। दोनों का आंसर सेम ही होगा कि मृतकों का टीला और सिंध का बाग किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदारो को ही कहा जाता है, याद रखिएगा इसको अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो सिंधु समाज में जो समाज का रूप था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए था, ए हो जाएगा मित्र सत्तात्मक। और देखिए जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन चुने हुए क्वेश्चन है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र के समकालीन मानी जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, क्रीट की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो किस आकार का था? तो त्रिभुजाकार आकार का था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार आकार का था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? सिंधु सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जहां पर कि महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाने जाने का साक्ष्य मिलता है? कहां से मिलता है? तो राखी गढ़ से मिलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राखी गढ़ी से सिंधु सभ्यता में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? ये क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं। कहां से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदारो से प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानगढ़ के अवशेष है वो मोहनजोदारो से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, कौन सी थी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी? तो हड़प्पा और मोहनजोदारो जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदारो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? राखल दास बनर्जी जो थे उनको मोहनजोदारो के जो अवशेष हैं वो उस वर्ष 1922 में मिले थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हल से जुते हुए जो खेत के साक्ष्य है वो कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हल से जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? पशुपति महादेव की जो मोहर है उसमें किस जानवर का जो है नहीं पाया जाता है? तो वो मोहर में किस जानवर का नहीं पाया जाता है? तो शेर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पशुपति महादेव की मोहर में शेर का नहीं पाया जाता है, शेर का फोटो उसमें नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? वो कौन सा स्थान है जहां से कि शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? तो लोथल से, जो कि गुजरात में स्थित है, वहां पर से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहां पर उत्खनन करवाया था? तो राय बहादुर दयाराम सहनी जो थे उन्होंने हड़प्पा में उत्खनन यानी कि खुदाई का काम करवाया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत कौन है? तो भग्नावशेष, अभिलेख और सिक्के, ये तीनों जो है ये पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं, लेकिन साहित्य जो है ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल मॉडल पेपर रिलीज किया गया था उसमें भी सेम यही क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? कौन थे? तो ए कनिंगम। ए कनिंगम जो थे ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर व जनरल थे, ए कनिंगम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहां पे पाई गई है? हड़प्पा सभ्यता में जो अग्निकुंड है वो कहां पे पाई गई है? तो कालीबंगा में पाई गई है हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और यहां तक आप लोगों का कंप्लीट होता है चैप्टर फर्स्ट। टोटल चैप्टर कितना करवाएंगे आप लोगों को पहले बता देते, 5 चैप्टर करवाएंगे। उसमें पहला चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, चुने हुए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, वो सब क्वेश्चन आप लोग को करवा दिए। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, और अगला चैप्टर है हमारा दूसरा चैप्टर। और दूसरा चैप्टर है क्या? तो दूसरा चैप्टर है हमारा राजा, किसान और नगर। चैप्टर 2 है हमारा राजा, किसान और नगर, याद रखिएगा। चैप्टर दूसरा का नाम है राजा, किसान और नगर, और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग करते हैं। और क्वेश्चन नंबर पर पहुंच चुके हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 41वें नंबर क्वेश्चन पर अभी तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 41वें नंबर क्वेश्चन है हमारा कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो विहर्त कथा मंजरी, ये जो है ये क्षेमेंद्र की रचना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंडिका किसकी रचना है। इंडिका जो है कई बार पढ़ चुके हैं, इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है, इंडिका मेगास्थनीज की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंडिका किसकी रचना है तो मेगास्थनीज की। अगला क्वेश्चन है हमारा किस गुप्त शासक को लिच्छवी दुहित्र भी कहा जाता है। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दुहित्र भी कहा जाता है तो ये आप लोग को पता ही होगा कि समुद्रगुप्त को, किसको तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दुहित्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भारत का नेपोलियन भी किसे कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। किस काल में तो गुप्त काल में हस्ती सेना के जो प्रधान हुआ करते थे उन्हें क्या कहते थे तो उन्हें कहते थे महापीलुप्ती। उन्हें कहते थे गुप्त काल में हस्ती सेना के जो प्रधान हुआ करते थे उन्हें कहते थे महापीलुप्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से, यानी कि 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से महिला संत कौन थी तो मीरा, अंडाल और कराइकल, ये तीनों जो थी ये महिला संत थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सभी जो थी ये महिला संत थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। देख रहे हैं जितना क्वेश्चन आप लोग करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगला क्वेश्चन जैसे हमारा है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी, पता ही होगा आप लोगों को किसने किया था तो अशोक ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि धम्म की शुरुआत किसने की थी तो अशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहां पे हुई थी तो श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किस धर्म को मानने वाले थे तो जैन धर्म को मानने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। मौर्य वंश के संस्थापक तो थे चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन थे तो वृद्धत थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वृद्धत जो थे ये मौर्य वंश के अंतिम राजा थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान था वो पांड्याध्यक्ष कहलाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौर्य वंश की राजधानी थी तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी तो पाटलिपुत्र, जो कि अभी के समय हम पटना के नाम से जानते हैं। तो पाटलिपुत्र जो थी ये मौर्य वंश की राजधानी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित है। मौर्यकालीन कलिंग राज जो है वो कहाँ पे स्थित है तो उड़ीसा में स्थित है मौर्यकालीन कलिंग राज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन होता था तो वो होता था राजकीय कर संग्रह अधिकारी। अभी क्या होता है टैक्स ऑफिसर होता है ना, जो टैक्स कलेक्ट करता है, जितना भी टैक्स होता है उसको कलेक्ट करता है। तो मौर्य प्रशासन में हम उसको क्या कहते थे, अभी जैसे टैक्स कलेक्टर कहते हैं उसे हम IRS ऑफिसर कहते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज कहते हैं। लेकिन मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन होता था उसे हम क्या कहते थे तो उसे कहते थे राजकीय कर संग्रह अधिकारी को समाहर्ता कहते थे। समझ गए, जैसे अभी हम लोग कहते हैं IRS उसी समय कहते थे समाहर्ता। ऑप्शन में इसका हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा तो अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में ब्राह्मदेह क्या था। मौर्य काल में ब्राह्मदेह जो था वो क्या था तो भूमि दान होता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। अशोक व्यक्तिगत रूप से किस धर्म को मानने वाले थे तो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे अशोक व्यक्तिगत रूप से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था। किस देश में भेजा था तो ये भेजा था सिहिल द्वीप, जो कि श्रीलंका के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग जानते होंगे श्रीलंका, जिसका कि पुराना नाम था सिहिल द्वीप। उस देश में अशोक ने महेंद्र व संघमित्रा को धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। याद रखिएगा किस देश में तो श्रीलंका देश में, जिसका कि पुराना नाम है सिहिल द्वीप। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म के समर्थक बन गए थे। अशोक जो थे वो कौन से ऐसे बौद्ध धर्म के भिक्षु थे जिनके की प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म के समर्थक बन गए थे अशोक तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर। किसके तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के समर्थक बन गए थे, यानी ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजगिरी की नगर वधु का नाम था तो राजगिरी की नगर वधु का नाम था सालवती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सालवती जो थी वो राजगिरी की नगर वधु थी। अगला क्वेश्चन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसने लिखा है कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे कि राजा सुखी तथा प्रसन्न हो। ऐसा लाइन जो है किसने लिखा था कि वास्तविक सुकर्म वही है जिससे कि प्रजा को सुखी तथा प्रसन्नता हो। ये किसने लिखा था तो कौटिल्य, जिसको कि हम चाणक्य के नाम से भी जानते थे, उन्होंने लिखा था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की जो राजधानी थी वो तोशाली थी, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। आर्यभट्ट कहाँ का रहने वाला था तो आर्यभट्ट जो था वो पटना का ही रहने वाला था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, इसका आंसर में आप लोग को तक्षशिला कई लोग कहिएगा तो तक्षशिला का नहीं, आर्यभट्ट जो थे वो पटना के ही रहने वाले थे। इसका सही आंसर पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था तो द्वितीय नगरीकरण के जो नगर था उसको काशी युग
नगर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका सॉरी कांस्य युग तो पहला नगर था, इसका सही आंसर हो जाएगा सी लौह युग नगर, क्योंकि पहला नगर कौन सा था, तो पहला नगर हड़प्पा सभ्यता था। उस समय के लोगों को लोहा की पहचान नहीं थी, तो उस दूसरा नगर जो हुआ उसको उसी को कहा गया था लौह युगी नगर, क्योंकि दूसरा नगर के जो लोग थे उनको, दूसरा सप्ताह के जो लोग थे उनको लोगों की पहचान थी, तो दूसरा सप्ताह जो था, दूसरा नगरीकरण नगर था, उसको कहा जाता था लौह युगी नगर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं हुआ। पहला नगर जो था वो था कांस्य नगर और दूसरा नगर जो था वो था लौह युगी नगर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है। तो वेग जोगोई का अभिलेख, वेग जोगोई का जो अभिलेख है ये भारत का प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना ज्ञात अभिलेख है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज जो था वह किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र में आया था। तो सेल्कस का राजदूत बनकर मेगास्थनीज जो था वो पाटलिपुत्र में आया था। याद रखिएगा मेगास्थनीज जो था वो था क्या, तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। अब अगला क्वेश्चन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वह किस अभिलेख में किया गया है, तो 13वें शिलालेख में किया गया है कलिंग युद्ध का वर्णन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो 13वें शिलालेख में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत में आया था। तो विक्रमादित्य जिनका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फायान जो था वो भारत में आया था। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि मेगास्थनीज जो था वो राजदूत था, उसके बाद वो सेल्यूकस का राजदूत था, ये भी देख लिए थे। मेगास्थनीज का जो पुस्तक इंडिका है वो भी देख लिए थे। लेकिन ये मेगास्थनीज जो था यह किस भारतीय शासक के दरबार में आया था, पाटलिपुत्र में। उस समय पाटलिपुत्र के शासक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज जो था वो भारत में आया था, यानी ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें कि सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो एरन अभिलेख में, एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन किया गया। बाणभट्ट की जो रचना कादम्बरी है उसमें किसके शासनकाल का वर्णन किया गया, तो हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन किया गया बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गुप्त स्वंत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था। गुप्त स्वंत जो था वो कब शुरू किया गया था और किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 से 20 ईसा पूर्व में गुप्त स्वंत को शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंचतंत्र की रचना किसने की है। पंचतंत्र की रचना किसने की है, आप लोगों को पता ही होगा कि विष्णु शर्मा जो है उन्होंने पंचतंत्र की रचना की है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि आप लोग जानते होंगे अभी के समय में बिहार में पड़ता है, तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसके संस्थापक कौन थे, उसकी स्थापना किसने किया था, तो कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। तो अर्थशास्त्र की जो रचना है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। 4 ऑप्शन दिया हुआ और आपको चारों ऑप्शन में से बताना है इस चारों में से कौन जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। तो हैंसोंग जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो किस गुप्त शासक को, तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाई दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त जो अशोक के अभिलेख हुए हैं उस अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया, तो उस जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें जो है खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और वो किसका अभिलेख था, तो अशोक का अभिलेख जो कि हमें प्राप्त हुआ है और उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। अशोक के टोटल अभी तक कुल कितने अभिलेख हमें प्राप्त हो चुके हैं, तो 44 अभिलेख अभी तक हमें प्राप्त हो चुके हैं अशोक के, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अशोक के द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां तक प्रचलित नहीं हो पाया था। इन्हें कि हो पाया था, कहां तक प्रचलित नहीं हो पाया था, तो ब्रिटेन तक। अशोक के द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म जो था वो ब्रिटेन तक नहीं हो पाया था प्रचलित, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहां से पाई थी। जीवक जो था वो वैद्य था
था? तो जीवक ने ये जो वैद्य की शिक्षा थी वो कहाँ से पाई थी? तो तक्षशिला से जीवक ने वैद्य की शिक्षा पाई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक जो था ये राजगिरी का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीवक जो था वो कहाँ का रहने वाला था? तो राजगिरी का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक की ख्याति मतलब क्या होता है? तो प्रसिद्धि। जीवक की जो प्रसिद्धि थी वह किस रूप में थी? तो वैद्य के रूप में जीवक की ख्याति थी, यानी कि प्रसिद्धि थी जीवक की वैद्य के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? अंगराज जो है, जो अंगराज अंग प्रदेश था वो आधुनिक बिहार के यानी कि अभी के समय के बिहार के किस जिले में स्थित है? तो स्थित है भागलपुर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार जो था उसका संबंध किस वंश से था? तो हर्यक वंश से बिंबिसार का संबंध था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध जो था उसका संबंध किस वंश से था? तो विदत वंश से जरासंध का संबंध था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तो तक्षशिला जो है ये गंधार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उस समय के गंधार राज्य में स्थित है तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेल्युकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो सेल्युकस ने अपनी पुत्री का यानी कि अपनी बेटी का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेल्युकस जो था उन्होंने अपनी पुत्री का जो विवाह है यानी कि शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? धर्म विजय का जो उल्लेख है वो अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। धर्म विजय का जो उल्लेख है वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन कि कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कालिदास किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऊपर ही बता दिए थे कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन और लिच्छवी द्वित भी कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीन यानी कि पुरानी राजधानी जो थी वो राजगिरी में थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मगध की प्राचीन राजधानी जो थी वो राजगिरी में थी। अगला क्वेश्चन है कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? प्राचीनतम यानी कि मगध का सबसे पुराना राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश जो था ये मगध का सबसे पुराना यानी कि प्राचीनतम राजवंश था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले उदयन ने अपनी राजधानी बनाई थी, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? किस नदी के संगम पर? तो गंगा, सोन और पुनपुन, इन तीनों नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रथमुसल नामक आक्रमक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? तो मगध जनपद में सबसे पहले प्रयोग किया गया था रथमुसल नामक आक्रमक यंत्र को। ये जो रथमुसल नामक यंत्र था यह आक्रमक यंत्र था और इसका सबसे पहले प्रयोग जो है वो मगध जनपद में ही किया गया था, यानी ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा तापलिप्ति बंदरगाह स्थित है। तो तापलिप्ति बंदरगाह जो है कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल में स्थित है तापलिप्ति बंदरगाह। ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चाणक्य भारत की किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? यानी कि अध्ययन किए थे चाणक्य जो थे उन्होंने भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किए थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य जो थे वो भारत के तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में अदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित थी? प्राचीन भारत में जो अदंतपुरी विश्वविद्यालय थी वो कहाँ पर स्थित थी? तो मगध में स्थित थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राचीन भारत में अदंतपुरी जो विश्वविद्यालय थी वो मगध में स्थिति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शंख संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? शंख संवत की जो शुरुआत है वो 78 ईसा पूर्व से मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु जो थी वो थी तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तांबा जो थी ये पूरे विश्व में यानी कि वर्ल्ड भर में पाई जाने वाली पहली धातु मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? तो भारत की जो सबसे पुरानी लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि जो है भारत की सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुरानी लिपि है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रयाग प्रास्ती का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रास्ती का जो संबंध है
वह किस गुप्त शासक से है, तो समुद्रगुप्त से प्रयागप्रास्ती का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? किसने करवाया था? तो रुद्रदमन ने अपने स्वयं यानी कि अपने खर्च से ही सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। सुदर्शन झील क्या है उसके बारे में आप लोगों को बताना, अगर पूछा जाएगा एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में 2 नंबर में या 3 नंबर में, तो उसका आंसर जो आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके थे। हिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं कि सुदर्शन झील क्या है। समझ गए? तो उसका वीडियो को जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को हिस्ट्री के 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी बता दिए थे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी बता दिए थे, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उस सभी प्रश्न जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी करवा चुके हैं। उस सब वीडियो को आप लोग चाहे तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो था वो किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अशोक मौर्य वंश का शासक था और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ये तो आपको पहले ही बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य चाणक्य जो थे वो अर्थशास्त्र के लेखक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर कौशल लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर होगा कौटिल्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क जो थे उनके राज्यारोहण की तिथि क्या थी? 78 ईसा पूर्व में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मालविक गिनमित्र किसकी रचना है? मालविक गिनमित्र जो है ये किसकी रचना है? तो ये रचना है कालिदास की, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रयागप्रास्ती स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? प्रयागप्रास्ती स्तंभ जो है जो अभिलेख है यह किस लिपि में? किस लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो धम्म महामात्रों को जो नियुक्ति है वो अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जीवक वैद्य किस वंश के काल के थे? जीवक वैद्य जो थे अभी पीछे ही देखे थे जीवक वैद्य के बारे में, वह किस वंश के काल के थे? तो हर्यक वंश के थे जीवक, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है आप लोगों का चैप्टर 2, यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अभी तक कंप्लीट करवा चुके हैं। बचा हुआ है चैप्टर 3, 4 और 5, जिसमें कि 111 क्वेश्चन अभी तक आप लोगों को करवा चुके हैं चैप्टर 2 तक के। अब चैप्टर 3 से शुरू करते हैं और चैप्टर 3 हमारा बंधुत्व जाति तथा वर्ग। चैप्टर 3 क्या हमारा? तो हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का। चैप्टर 3 हमारा बंधुत्व जाति और वर्ग, और क्वेश्चन नंबर 112 तक अभी तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 112 नंबर क्वेश्चन से फिर से शुरू करते हैं और 112 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वासुदेव कृष्ण जो थे वह किस वंश के थे? कृष्ण भगवान जो थे वो किस वंश के थे? तो वृष्णि वंश के थे वासुदेव कृष्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? जितने भी जो 5 पांडव थे उनमें सबसे बड़ा कौन थे? तो युधिष्ठिर थे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा शकर्षण किसका दूसरा नाम था? तो बलराम का दूसरा नाम था शकर्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बलराम जी जो थे उनका नाम था दूसरा शकर्षण। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था? तो भगवत गीता में सबसे पहले अवतारवाद के सिद्धांत का व्यापक निरूपण किया गया। किसमें किया गया? तो भगवत गीता में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण की जो संख्या है वो टोटल 18 है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। पुराण कितना है? तो 18 है। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने अपने विचार को व्यक्त किया? किसने किया है? तो महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने और बाल गंगाधर तिलक ने, इन तीनों ने श्रीमद् भगवत गीता पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। श्रीमद् भगवत गीता जो उसके महत्व पर इन तीनों ने अपने अपने विचार को व्यक्त किए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुस्मृति के रचनाकार कौन है या फिर रचयिता कौन है? तो मनुस्मृति के जो रचनाकार या रचयिता है वो मनु ही है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति जो है उसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है? तो महाभारत और पुराण में मथुरा का जो शासक वंश था उसको क्या कहा गया? तो उसको कहा गया यदुवंश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को यदुवंश कहा गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम कौन सा है? तो महाभारत जो है प्राचीन भारत का महाकाव्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाभारत। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की जो रचना है वो वाल्मीकि ने की थी और महाभारत की जो रचना है वो वेद व्यास ने किया था। याद रखिएगा दोनों को। अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की जो माँ थी वो गांधारी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांधारी जो थी वो दुर्योधन की माँ थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दुर्योधन और कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। तो दुर्योधन की ओर से
से कौरव पांडव युद्ध में कौन शामिल थे? चार ऑप्शन दिया हुआ और आपको इसमें से बताना है। तो भीष्म जो थे, अच्छा क्वेश्चन है दुर्योधन और कौरव की युद्ध में शामिल कौन थे? तो भीष्म थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दुर्योधन की ओर से कौरव और पांडव के युद्ध में जो भीष्म थे वो सम्मिलित थे। दुर्योधन की ओर से कृष्ण और ये सब जो थे ये सब पांडव की ओर से सम्मिलित थे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा भीष्म। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भीम की पत्नी थी, तो भीम की पत्नी कौन थी? तो हिडिंबा जो थी वो भीम की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गांडीव क्या था? तो गांडीव जो था ये अर्जुन के धनुष का नाम था। याद रखिएगा गांडीव जो था ये अर्जुन के धनुष का नाम था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में द्रोणाचार्य भी थे, भीष्म पितामह भी थे और दुर्योधन भी था। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने वाली सेना में ये सभी थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गीता में उपदेश दिया गया, गीता में क्या उपदेश दिया गया? तो गीता में उपदेश दिया गया कि कर्म करो। उसके बाद उपदेश दिया गया कि भविष्य की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ। कर्म की फल जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये तीनों उपदेश जो है ये गीता में दिया गया। भगवत गीता में ये तीनों उपदेश जो दिया गया, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी उपदेश दिया गया गीता में। अगला क्वेश्चन है हमारा ये गोत्र किसका सूचक था? तो गोत्र जो था यह प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का सूचक था। यानी कि ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन जो थे वो किसके शिष्य थे? तो अर्जुन जो थे वो द्रोणाचार्य के शिष्य थे। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से यानी कि चार ऑप्शन में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा है? क्वेश्चन आपको से पूछ रहा है कि निम्न में से यानी कि जो चार ऑप्शन दिया हो इसमें से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा था? तो मानेश्वर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। तो क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ होता है रक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो अंबा और अंबालिका जो थी ये विचित्रवीर की पत्नी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो विचित्रवीर की। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो था वो किसका पुत्र था? तो भीम का पुत्र था घटोत्कच। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कर्ण की माँ कौन थी? तो कर्ण की जो माँ थी वो कुंती थी। यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया? मानव जीवन का जो संपूर्ण जीवन है उसको कितने आश्रमों में बांटा गया? तो 4 आश्रमों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? ये 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो अभिमन्यु जो था ये अर्जुन का पुत्र था। यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिनों तक चला था और यहाँ तक कंप्लीट होता है 139 नंबर क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट होता है तीसरा चैप्टर। अब बढ़ते हैं अपनी चौथे चैप्टर की ओर और चौथा चैप्टर है हमारा विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक, विश्वास और इमारतें जो है ये हिस्ट्री यानी कि इतिहास का चौथा चैप्टर है हमारा। और हम लोग क्वेश्चन कितने नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं? तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 140 नंबर क्वेश्चन पर अभी तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 140 नंबर क्वेश्चन से फिर से शुरू करते हैं। तो 140 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? क्या नया सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत नया जोड़ा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य का जोड़ा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्यों की सप्ताह किस नाम से जानी जाती है? आर्यों की जो सप्ताह है वो वैदिक सप्ताह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्य की जो सप्ताह है वो वैदिक सप्ताह के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आर्य जो थे यानी कि वैदिक सप्ताह के जो लोग थे उनके सबसे प्रमुख यानी कि फेमस पशु कौन था? तो गाय था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्यों का प्रिय पेय क्या था? आर्य लोग जो थे उनका प्रिय पेय यानी कि पीने वाला क्या था? प्रिय पेय तो सोमरस था। आर्यों का प्रिय पेय जो था वो सोमरस था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से आपको बताना है कि महापरिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु यानी कि निधन। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु थी वो कहाँ पे हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है वो कसैया कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर हुआ था। जो कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहीं पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन यानी कि पहला प्रवचन जो है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया जो पहला प्रवचन था वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो सम्यक चरित्र जो था ये बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में ये सिद्धांत नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन
कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र और गौदरल्यायन, ये तीनों जो थे, तीन चार, ये तीनों चारों जो थे ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सभी थे गौतम बुद्ध के शिष्य, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का जो विभाजन था, इनके बंटवारा जो था वो हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ था। संप्रदायों में यानी हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग की घटना और बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना और बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? तो महाभृश कर्मण कहा गया। ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और 150 नंबर क्वेश्चन हमारा कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पे की थी? कहाँ पे की थी? तो सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की जो स्थापना है वो सारनाथ में किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं था? ये नहीं कि था, कौन सा कारण जो था, चार ऑप्शन में सबको बताना है। वो बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण नहीं था, तो बौद्ध विहारों की संपत्ति, ये एक ऐसा कारण था जो कि बौद्ध धर्म का भारत में पतन का कारण नहीं था। ब्राह्मणवाद में सुधार, बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृति का प्रयोग, राक्षसी संरक्षण की कमी, ये तीनों जो था ये बौद्ध धर्म का भारत में पतन का कारण था। लेकिन ये जो कारण था बौद्ध विहारों की संपत्ति, ये बौद्ध धर्म का भारत में पतन का कारण नहीं था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शाक्य कुल से संबंधित थे गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? चार ऑप्शन में सबको बताना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। टोटल वेद कितने होते हैं? तो चार होते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इस चारों में से जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक कालीन के लोग किसकी पूजा करते थे? आर्य समाज के लोग थे या फिर ऋग्वेदिक कालीन लोग जो थे वह किसकी पूजा करते थे? तो वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी? तो नेचर यानी कि प्रकृति की पूजा किया करते थे ऋग्वेदिक कालीन लोग। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेदिक समाज था। तो ऋग्वेदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। और जो पहला देखे थे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो किस तरह के लोग थे? तो वो तो मात्र सत्तात्मक, और ऋग्वेदिक समाज जो थे उसके बाद का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। इसका ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। पितृसत्तात्मक था ऋग्वेदिक समाज। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वेद का अर्थ है। तो वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो सर्वप्रथम जो है उल्लेख मिलता है शूद्र वर्ण का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेदों की में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में जो मंडल है उसकी संख्या कितनी है? ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैनियों के प्रथम यानी कि पहले तीर्थकर कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो पार्श्वनाथ जो थे वो जैनियों के प्रथम तीर्थकर यानी कि पहले तीर्थकर थे। ऑप्शन पार्श्वनाथ नहीं, ऋषभदेव जो थे। जैनियों के पहले तीर्थकर जो थे वो ऋषभदेव थे। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? सर्वमान्य यानी कि सबके मान्यता के अनुसार आर्य जो थे वो कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे आर्य। आर्य जो थे, आर्य समाज के लोग, वो कहाँ के निवासी थे? तो सबके मान्यता के अनुसार आर्य समाज जो थे वो मध्य एशिया के मूल निवासी थे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपनिषद मूलतः किस प्रकार का ग्रंथ है? उपनिषद जो है यह मूलतः किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये दार्शनिक ग्रंथ है उपनिषद। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। उपनिषद मूलतः जो है वो दार्शनिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वर्गों में से किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? चार वर्ग दिया हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों में से किसको उपनयन संस्कार करने का जो हक था यानी कि अधिकार था वो नहीं था? तो शूद्र लोगों को उपनयन संस्कार करने का जो हक था वो नहीं दिया गया था, अधिकार नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बोगजोकाई नामक स्थान कहाँ स्थित है? बोगजोकाई नामक स्थान जो है कहाँ पे स्थित है? तो एशिया माइनर में स्थित है बोगजोकाई नामक स्थान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? प्राचीन भारत में जो द्वितीय शहरीकरण हुआ था वो कब हुआ था? तो प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण जो था वो मौर्य काल में हुआ था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 165 नंबर क्वेश्चन, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान और महायान संप्रदाय जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उसे किसने नष्ट कर दिया था? उसे किसने नष्ट कर दिया था? उसे शशांक ने नष्ट कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो बोध वृक्ष था जिसके नीचे बुद्ध जी को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था उसे शशांक ने नष्ट कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि धर्म चक्र परिवर्तन जो है ये क्या होता है। तो ये होता है प्रथम उपदेश। ये जो धर्म चक्र परिवर्तन है ये बौद्ध का प्रथम उपदेश था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था। तो गौतम बुद्ध जो थे उनको निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था। कौन मगध सम्राट जो थे वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। तो बिंबिसार जो थे वो गौतम बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम सुजाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुजाता जो थी वो गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध परिषद जो है वो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय यानी कि दूसरा बौद्ध संगीति जो था उसका आयोजन हुआ था वैशाली में, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था। ये तो देख लिए कि इसके शासनकाल में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन, लेकिन हुआ कहाँ पर था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो श्रीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रीनगर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेदिक आर्यों के देवता कौन थे। ऋग्वेदिक आर्य जो थे उनके देवता कौन थे। तो इंद्र और पुरंदर जो थे वो ऋग्वेदिक आर्यों के प्रमुख देवता थे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। पर युद्ध नहीं होगा, प्रमुख देवता होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था। तो परशुनी नदी के किनारे। परशुनी नदी के किनारे ऋग्वेदिक वर्णित दशराज युद्ध जो हुआ था वो हुआ था किस नदी के किनारे। तो परशुनी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं गौतम बुद्ध को या फिर बौद्ध को कहाँ किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये क्वेश्चन है हमारा कि महावीर जैन जो थे उनको किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो त्रिजुपालिका नदी के किनारे महावीर जैन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। वो कौन सा वंश था जिसने कि बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो इंडो ग्रीक वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था। किस मौर्य शासक ने बनवाया था सांची का स्तूप को। तो अशोक ने बनवाया था सांची के स्तूप को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता हम लोग देखे थे वो थी नगरीय सभ्यता, लेकिन वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और इस चैप्टर का यानी कि चैप्टर 4 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग का 4 चैप्टर तक जो है वो कंप्लीट होता है। 184 नंबर तो क्वेश्चन तक में हम लोग 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब बढ़ते अपनी 5वें चैप्टर की ओर। 5वां चैप्टर है हमारा यात्रियों के नजरिए। चैप्टर 5 क्या हमारा तो इतिहास का यानी कि हिस्ट्री का। चैप्टर 5 है हमारा यात्रियों के नजरिए। और क्वेश्चन नंबर 185 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 185 है हमारा कि नूरजहां का असली नाम क्या था। तो नूरजहां जो थी उनका असली नाम था मेहरुनिसा बेगम। मेहरुनिसा बेगम जो थी वो नूरजहां का असली नाम था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आईनी अकबरी के लेखक कौन है। तो अबुल फजल जो है आईनी अकबरी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो जहांगीर ने तंबाकू के सेवन करने पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगा दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आईनी अकबरी कितने भागों में विभक्त है, यानी कि बटा हुआ है। तो आईनी अकबरी जो है वो 5 भागों में विभक्त है, यानी कि बटा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आईनी अकबरी में अकबर के काल के में कितने सूबों का वर्णन किया गया। तो 12 सूबों का वर्णन किया गया। आईनी अकबरी में अकबर के काल के 12 सूबों का वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आईनी अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। तो आईनी अकबरी के अनुसार भूमि जो था उसको 4 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अकबरनामा
अकबरनामा एवं आईनी अकबरी के अनुवादक कौन थे? आईनी अकबरी और जो अकबरनामा इसके अनुवादक कौन थे? तो इसके अनुवादक बेब्रिज भी थे, जेरिट भी थे और ब्लैकमैन भी थे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जो थे ये आईनी अकबरी और अकबरनामा के अनुवादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के समकालीन नहीं था। चार ऑप्शन में सबको बताना है कि अकबर के समकालीन कौन नहीं था। तो रानी एलिजाबेथ सेकंड, हेनरी चौथा फ्रांस और अब्बास महान फारस का, ये तीनों जो था ये अकबर का समकालीन था। लेकिन जार निकोलो सेकंड जो कि रूस के थे ये अकबर के समकालीन नहीं थे, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाबरनामा जो कि तुजक ए बाबरी ग्रंथ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? ये किसके द्वारा लिखा गया बाबरनामा को? तो बाबर के द्वारा ही बाबरनामा को लिखा गया था, जिसमें कि बाबर का पूरा जो इतिहास है वो पता चलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा ये कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था? कुतुब मीनार जो बनवाया गया था वो किसकी स्मृति में बनवाया गया था? तो बख्तियार काकी की स्मृति में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? मनसबदारी व्यवस्था जो थी वह किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था मनसबदारी व्यवस्था को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मनसबदारी व्यवस्था क्या है उसके बारे में आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता ही दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है? भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा जो है किसकी देन है? टोडरमल की देन है भूमि सुधार जब्ती प्रथा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था? चार ऑप्शन में सबको बताना है कि इनमें से कौन राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था। तो 10 साला जो था ये अकबर का अपना योगदान था, ऑप्शन में डी हो जाएगा भूमि व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर के अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? तो अकबरनामा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अकबरनामा में आदम से लेकर के और अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यहाँ पर आदम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बाबर होगा। बाबर से लेकर के अकबर के काल तक का जो इतिहास है वो अकबरनामा में मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी? किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी? तो अकबर ने प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जो जानकारी है वह किसने प्राप्त किया था सर्वप्रथम? तो अकबर ने सर्वप्रथम प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है। चार ऑप्शन में सबको बताना है साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है? तो WH मोरोलैंड जो है ये साम्राज्यवादी इतिहासकार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 200 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था। तो पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से भारत में तंबाकू का जो पौधा है वो लाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुर्तगालियों के द्वारा यानी कि पुर्तगाल से तंबाकू का पौधा भारत में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सन 1600 से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग कितनी बढ़ गई थी? कितनी बढ़ गई थी? तो 5 करोड़ बढ़ गई थी 1600 से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 करोड़। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? किसने किया था? तो अकबर ने किया था तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम, और इस पर रोक लगाया था जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो शुरू किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है, यानी कि कितने खंडों में बटा हुआ है अकबरनामा? तो अकबरनामा जो है ये 5 खंडों में बटा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि आईनी अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो आईनी अकबरी जो थी ब्रह्मी भाषा में लिखी गई थी, ब्रह्मी नहीं फारसी भाषा में। आईनी अकबरी जो थी मूलतः फारसी भाषा में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है आप लोगों का हिस्ट्री का 5 चैप्टर, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 5 चैप्टर तक के 205 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और वो सब क्वेश्चन आप लोग को बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? तो नेक्स्ट वीडियो में 6 चैप्टर से लेकर के 10 चैप्टर तक के जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो करेंगे। उसके अगले वीडियो में क्या करेंगे? तो 11 चैप्टर से लेकर के 15 चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे। और इस तरह से आप लोगों के 3 ही वीडियो में पूरा हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अगले वीडियो में क्या करना शुरू करेंगे? तो फिर चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न भी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी एक साथ देखेंगे। समझ गए? आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और पीडीएफ के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बताई दिए थे ऊपर ही। तो पीडीएफ जो आप लोगों को किस तरह से लेना है, ये पीडीएफ जो आप लोग ले सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी करके 25 रुपये भेज दीजिएगा। उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को इसी नंबर पे भेज देना और अपना सब्जेक्ट बता देना, और आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखें आप लोग के लिए, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेगा। और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी 5 सब्जेक्ट हो या 6 सब्जेक्ट हो, एक किसी का एक्स्ट्रा में भी रहता है। जो भी आपका 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट हो
उस सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा और जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब मिलेगा। अगर आप लोग इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो 99% क्वेश्चन होगा वो इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिलेगा और आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। टाइम बहुत ही कम बचा हुआ आप लोगों के लिए, तो आप लोग अभी तक कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया या फिर सब कुछ पढ़ भी लिए तो फिर भी रिवीजन के लिए आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं, क्योंकि इस पीडीएफ में उसी तरह के क्वेश्चन ऐड किए हुए जिस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अपने आप से खुद लोग चेक भी आप लोग कर सकते हैं आप लोगों से क्वेश्चन बनता है कि नहीं, इसमें जो क्वेश्चन है वो सेम उसी लेवल के क्वेश्चन है जिस लेवल के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जो लोग अभी तक उतना नहीं पढ़ पाए या थोड़ा मोड़ा ही पढ़े तो वो लोग तो इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ ही लीजिएगा ताकि उनके आने वाले बोर्ड एग्जाम जो वो अच्छे तरीके से जाए। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।